आइए, जय हिंद साथियों। मैं पंकज प्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए सुपर 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये आने वाले प्रतियोगिता एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करेगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण युग को हम लोग कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? हड़प्पा में जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ध्यान रखिएगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, आद ऐतिहासिक युग में। कब? आद ऐतिहासिक युग में। अच्छा, आद ऐतिहासिक काल का काल कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 2300 BC। कितना? 2300 BC से लेकर के 600 BC तक आपका आद ऐतिहासिक काल का काल माना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद ऐतिहासिक, और आद ऐतिहासिक का जो काल पड़ता है वो 2300 से 600 होती है। किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जान जाता है? मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिनी हड़प्पा लोथल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। मिनी हड़प्पा जो है वो लोथल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, लोथल है कहाँ? तो ध्यान रखिए, लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल की जो स्थिति है वो लोथल आपकी है कहाँ? तो ध्यान रखिए, गुजरात में है। गुजरात में है। अच्छा, इसके बारे में और भी कुछ जान लिया जाए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख जो बंदरगाह था वो किसे कहा जाता था? तो लोथल को ही कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह का जो नाम था वो कौन था? लोथल ही था। अच्छा, वर्तमान में लोथल है कहाँ? तो अहमदाबाद ज़िले में है। कहाँ है? तो अहमदाबाद ज़िले में। अगला समझते हैं कि लोथल ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला कहा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम जो मानव जो जीवाश्म है वो भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी से। किस नदी घाटी से प्राप्त हुई थी? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई थी। अच्छा, नर्मदा घाटी में कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी में हथनौरा। कहाँ? एक मिनट, वह जगह कौन सी थी? हथनौरा। हथनौरा। अच्छा, कहाँ पे? तो सीहोर जिला में। कहाँ? सीहोर जिला में। और कहाँ? सीहोर जिला कौन से राज्य में है? तो MP में है। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी में। जगह का नाम है हथनौरा। कौन से जिला? तो सीहोर। कहाँ? तो मध्य प्रदेश से। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, इसकी पता कब चली थी? मतलब इसको खोज कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका खोज 1982 में की गई थी। कब खोज की गई थी? 1982 में की गई थी। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अच्छा, इसका साम्राज्य जो है ना वो भारत मतलब ईरान तक मिलती थी। ठीक है, इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैली हुई थी? ईरान तक फैली हुई थी। इसलिए पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिए, किस शासक के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1793 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 93 नहीं है, 1773 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिए, कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। यहाँ सुधार लीजिएगा, 1773 है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1774 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अगला है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। अगला, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के अनुसार आपको भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिवेशन के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो ध्यान रखिए, द्विसदनीय जो बनाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन में आ जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो कैमा है? 7वां स्थान है। भारत का जो स्थान है वो कैमा है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिए, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। और अगले ही सवाल में देखिएगा लिखा हुआ है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होगी 2933 और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। अब आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लें कि पूर्व से पश्चिम तो हम लोग चल लें, तो पूर्वोत्तम पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट कितना है, कौन सी है, और पश्चिमोत्तम जो पॉइंट है वो कौन सी है? तो आइए थोड़ा सा हम लोग जगह के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए जिक्र किया जाए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्वोत्तर बिंदु कौन सी है, कौन सी बिंदु? पूर्वोत्तर बिंदु कौन सी है? तो ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर बिंदु है वो कीबीथू है। क्या नाम है? कीबीथू। नाम क्या है? कीबीथू। अच्छा, ये कीबीथू है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। कीबीथू है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत से पूर्व से पश्चिम तक का जो लंबाई है तो पूर्व में कहाँ से मानी गई है? तो कीबीथू से। कीबीथू से, जो कि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर यही बात किया जाए पश्चिम की, तो पश्चिम में कहाँ से है?
यानी पश्चिमोत्तर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो गौर माता। कौन सी पॉइंट है, तो गौर माता। अच्छा, ये गौर माता जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, मतलब किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़े हैं। 14 में भी देख लीजिए, ये इसका जिक्र हम लोग किए थे, अभी तुरंत किए हैं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितनी है, तो हम लोग जाने क्या कि 3214 किलोमीटर है। लेकिन अब उत्तरतम पॉइंट अगर पूछा जाए, यानी उत्तर का जो पॉइंट पूछा जाए, यानी उत्तर में जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉल। लेकिन अगर आपसे ये दक्षिणतम जो पॉइंट पूछा जाए वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा जो कॉल है वो कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इंदिरा जो पॉइंट जो पूछा जाए वो कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो ध्यान रखिएगा 2.4% है। कितना भाग है, 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध द्वारा आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सी है। बौद्ध द्वारा आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाले नृत्य का क्या नाम है, तो ध्यान रखिए कौन सा नाम है, छम है। क्या नाम है, छम। अच्छा, ये छम कहाँ का नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है। तो ये जो छम जो है वो कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद है ठोडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठोडा जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी ठोडा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठोडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, यानी कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में या शिलालेख में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 13वें बृहत शिलालेख में। 13वें जो है बृहत शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। अगला सवाल आ जाते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कैसा हल, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा टेराकोटा का जो हल जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुई थी वनावली से। वनावली से कहाँ से प्राप्त हुआ था, वनावली से। अच्छा, ये वनावली है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा में है। कहाँ है, तो हरियाणा में है। अब हरियाणा के किस जिले में, तो फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद जिले में आपका वनावली है जहाँ पे टेराकोटा का हल प्राप्त हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो जूते हुए जो खेत के जो निशान मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। क्लियर है। अच्छा, ये कालीबंगा है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा का सबसे पहले नदी देख ले, तो कालीबंगा कौन से नदी के किनारे थी, तो ध्यान रखिएगा घग्घर नदी के किनारे। कौन सी नदी, घग्घर नदी। कौन सी नदी, घग्घर नदी। कालीबंगा है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़। कौन सा जिला, तो हनुमानगढ़ है। अब ध्यान रखिएगा निम्न में से हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान कहाँ मिले, कालीबंगा से। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे। कौन सा राज्य, तो राजस्थान। कौन सा जिला, तो हनुमानगढ़ जिला। क्लियर है। नेक्स्ट आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आखिर क्या बात हुई कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस ने इस तिथि को
1930 में क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब आ जाइए, थोड़ा सा 1930 का जिक्र किए हैं तो थोड़ा और भी जिक्र करते हैं। देखिए हुआ क्या कि लाहौर अधिवेशन में, कहाँ, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन में किसकी, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और कब हुई थी, तो दिसंबर 1929 में। कब हुई थी, दिसंबर 1929 में। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए क्या किया गया, संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग जो 1929 हुआ था, इसके बाद अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का उस दिन संकल्प लिया गया। और तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाई गई जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई, तो 15 अगस्त 1947 को मनाई गई। कब से, तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इससे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती थी वो 26 जनवरी को मनाई जाती थी। और कब से मनाई जाते थे, तो 1930 तक, 1930 से। क्लियर है। अब जो है यानी 26 जनवरी 1950 को लागू तो हुआ संविधान, लेकिन उस दिन निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ना मना करके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाए। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से। उससे पहले जो स्वतंत्रता दिवस थी वो आपको 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को मनाई जाती थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या है भाई, भारतीय संविधान में क्या शामिल है, तो ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 गो सूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 गो सूचियाँ हैं। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी इस सवाल में फंसते हैं लोग कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो कहीं कहीं दिया रहेगा 450 से अधिक। ये 450 से अधिक क्या है, तो हुआ क्या ना कि हमारा जो अनुच्छेद है उसको मूल अनुच्छेद मतलब बहुत सारे उपखंड में बांट दिया गया। जैसे क में बांट दिया गया, ख में बांट दिया गया, ग में बांट दिया गया, ऐसे ऐसे बांटते गया हुआ है। तो 395 अनुच्छेद जब क ख ग को साथ अगर जोड़ा जाता है तो टोटल 450 से अधिक हमारे संविधान में अनुच्छेद हो जाती है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा 98 विषय हैं। कितने विषय हैं, 98 विषय। अच्छा, आपके संविधान में यानी 7वीं अनुसूची में 3 गो सूची बनाई गई। एक तो संघ सूची है, दूसरा जो है वो कौन सी सूची है, तो राज्य सूची है, राज्य। और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची है। कौन सी सूची है, समवर्ती सूची। तो हमने जाना कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 98 विषय हैं, वर्तमान समय में 98। ठीक है। लेकिन यही अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में टोटल कितने विषय का जिक्र किया गया है, तो 59। और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषयों का क्या किया गया है, 52 गो विषय का सूची बनाई गई है। तो 3 सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में कितने हैं, तो 52 गो विषयों का वर्णन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आइएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सी है। मतलब हमारा जो सौरमंडल का जो प्रधान है, जो आकाशीय पिंड कौन सी है, तो आकाशीय जो पिंड है वो कौन है, तो सूर्य है। आकाशीय पिंड कौन सी है, तो सूर्य है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिए यह खोज कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। क्लियर यहाँ तक।
नेक्स्ट आइएगा, हमारी आकाश गंगा, ध्यान दीजिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिए 25 करोड़ वर्ष लग जाती है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लग जाती है। यानी हमारी आकाश गंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल, यानी तारामंडल की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा तारामंडल की संख्या 88 है। कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे जो हैं वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, उससे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। कौन सा तारा? तो सप्तऋषि तारा कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अगला, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो ध्यान रखिएगा, दो ऐसे आपके ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो कौन कौन है? तो एक तो बुध हो गए और दूसरा जो हो गया वो कौन हो गया? शुक्र। दूसरा वो कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सी है? सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। कितना है? शुक्र है। अच्छा, इसके माध्य इसका तापमान जो होता है वो लगभग जानते हैं 464 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 464 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये थे सुपर 30 सवाल, सुपर 30 जीएस के क्वेश्चन। आगे भी आपको पर डे सुपर 30 सवाल मिलते रहेंगे। तो अगले सुपर 30 सवाल को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन को शेयर करें और तथा सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।